हेलो हेलो हाय स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है सबका? ठीक ठाक, मस्त चल रहा है सबका पढ़ाई लिखाई? कल मैंने कुछ दिया था ना, पढ़ाया था कल। एंड फिर से एक बार, माई सेल्फ प्रवीण कुमार पांडे एंड आई एम योर मैथ्स टीचर। जो भी कहो, मैथ स्टूडेंट्स को हो, ऐसे अगर मैं मानूँ तो आई एम नॉट अ टीचर, है ना, आई एम स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स। ओके, तो एक्चुअली मैं जिस चीज़ को पढ़ता हूँ वो उसका स्टूडेंट्स ही हो जाता हूँ, है ना। सो इसमें कोई दो मत नहीं है कि आई एम स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स, नॉट अ टीचर। आप लोगों के लिए भले ही टीचर हो, बट अपने आप के लिए मैं एक स्टूडेंट हो गए। सो वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एंड टुडे आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ दैट टाइप्स ऑफ सेट्स। मैंने कल के लेक्चर में डिटेल किया था वो सारा पॉइंट्स, डिफिनेशन सेट का पूरा डिटेल्स एकदम। फिर उसके बाद जो है सो पॉइंट मैंने डिटेल किया था, कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स, है ना, सेट वाला। टाइप्स ऑफ सेट, ओके। तो टाइप्स ऑफ सेट में हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर स्टार्ट, है ना। फिर से एक बार आप लोग, है ना, प्रवीण कुमार पांडे के साथ हैं और हम लोग पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स। और एकदम जो जब्बे के साथ पढ़ाई करो, ठीक है। चूँकि ऐसे भी जो है सो मेरा मानना है, भले ये बात कुछ लोगों को लगे, ठीक है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है कि पढ़ाई सबके बस की चीज़ नहीं होती, है ना। लेकिन जो ठान ले उससे बाहर की भी चीज़ नहीं होती, ठीक है। तो दोनों बातें याद रखनी है कि पढ़ाई सबके बस की चीज़ नहीं होती, और लेकिन जो ठान ले उससे बाहर की चीज़ भी नहीं रह जाती है। तो हम लोग इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। टाइप्स ऑफ सेट में सबसे पहले लिखेंगे क्या कि कौन कौन सा टाइप्स हम लोग को पढ़ना है, थोड़ा सा उसका, है ना, एक एब्रिविएशन ले लें हम लोग। तो टाइप्स ऑफ सेट में सबसे पहले मेरे पास होगा एक नंबर में फाइनाइट सेट, नंबर 2 इनफाइनाइट सेट, नंबर 3 इक्विवेलेंट सेट्स, यहाँ पर, है ना, हमारे पास ग्रुप में होगा, नंबर 4 इक्वल सेट्स, नंबर 5 नल वाइड और एम्प्टी सेट, नंबर 6 सिंगलटन सेट, नंबर 7 पेयर सेट्स एंड नंबर 8 सेट ऑफ सेट्स। ओके, these are the most important topics which are detailed today। ओके, सारे को डिटेल किए जाएंगे, एकदम आराम से देखते हैं एक एक पॉइंट करके, है ना। हम लोग देखते चलेंगे कि एकदम आराम से, खूब आराम से देखना है। तो फर्स्ट वन इज़ दैट, एकदम इधर डिटेल करें, इधर हमारे पास लिखा हुआ है। फर्स्ट वन इज़ दैट फाइनाइट सेट, एकदम ही आराम से है, इसमें कुछ खास नहीं, इसीलिए इसको डिटेल मैं नहीं करूँगा। ओके, फाइनाइट सेट, the set having फाइनाइट और काउंट, है ना, जो काउंटेबल हो, है ना, यानी फाइनाइट का मतलब जो काउंटेबल, फाइनाइट का मतलब जो काउंटेबल हो। द सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ओके, कॉल्ड फाइनाइट सेट। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं ले लूँ तो अगर कोई भी सेट में ले लूँ ना, 1 2 3 4 और इस तरीके से बस एंड कर दूँ, मतलब कि एक मेरे पास नेचुरल नंबर है, कहाँ तक, 4 तक, तो इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ, है ना, एलिमेंट्स फाइनाइट है, 1 2 3 4 4 है। कोई सेट भी मेरे पास है, यहाँ पर जो है सो, है ना, राम है, रहीम है, करीम है, बस इस तरीके से। तो कितने, इसमें कितने बंदे हैं, 3 बंदे हैं। तो इस तरीके से जहाँ, है ना, डिफिनिट हो, ठीक है, तो मैं डिफिनिट को लेकर चलता हूँ, ठीक। नाउ नेक्स्ट वन, इनफाइनाइट सेट, इन
इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट है ना, जहाँ बस हम लोग सिंपल सा एकदम डिफिनेशन लिखेंगे इसमें, द सेट हैविंग इनफाइनाइट मतलब कि अनकाउंटेड, अनकाउंटेड है ना, द सेट हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना। एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है, कल मैंने पढ़ा था कि नंबर ऑफ द मेंबर ऑफ सेट इज कॉल्ड एलिमेंट है ना, मतलब किसी सेट के मेंबर को हम एलिमेंट बोलते हैं या उसी को ऑब्जेक्टिव बोल सकते हैं। तो द सेट हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। ओके, एग्जांपल के तौर पर अगर मैं ले लूँ तो ए नंबर में क्या क्या लिख सकता हूँ, मैंने लिखना शुरू किया 1 2 3 डॉट 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 है ना, कहाँ तक, इनफाइनाइट लिख दिया, डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाओ। इनफाइनाइट सेट इस तरीके से हम लोग है ना डिटेल करेंगे। तो ये एकदम सिंपल सा है, एकदम सिंपल टॉपिक है, इसमें कोई किसी को हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। इसके बाद मेरा थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा है ना, सॉरी अरे वायर थोड़ा लंबा है ना, तो वायर लंबा के वजह से ना वो डिस्ट्रक्शन आ जाता है। इसके बाद का जो दो है ना इम्पोर्टेंट है, उससे पहले हम लोग 2 पॉइंट पढ़ेंगे, ठीक है, 2 इम्पोर्टेंट नोट इसके बाद जो कि आगे ज़रूरत पड़ेगी है ना। तो फर्स्ट वन मेरे पास एक वर्ड आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं सी, कार्डिनलिटी एक वर्ड आएगा, ठीक है, कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी मीन्स कह सकते हैं द नंबर ऑफ द कार्डिनल नंबर ऑफ है ना, और डिटेल लिखते हैं द कार्डिनल नंबर ऑफ ELEMEN एलिमेंट्स, द कार्डिनल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट कॉल्ड CARDINALI, कार्डिनलिटी है ना। या इसी को हम लिखते हैं टोटल, एकदम अपने लैंग्वेज है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट कॉल्ड कार्डिनलिटी। ओके, जैसे मैंने एक सेट ए लिखा एग्जाम्पल के तौर पर, ए इज इक्वल टू, मैंने लिखा ABCDE। ओके, तो हाउ मेनी एलिमेंट्स इन सेट, इन दिस सेट, तो 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हमारे पास हैं। अरेंजमेंट जैसा हो डजेंट मैटर, बस याद रखना अपना उसका। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ, और एक बात याद रखना है कि कार्डिनलिटी को हम लोग 2 तरीके से डिनोट करते हैं, ठीक है। एक तो लिखो कि नंबर ऑफ ए, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, या इसी चीज़ को हम लोग लिखते हैं, और लिख देता हूँ मैं इस तरीके से ना, यही लिखा, दोनों बात एक ही चीज़ लिखा हुआ है, दोनों बात क्या लिखा हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, इसका मतलब, दोनों का मतलब। अक्सर हम लोग इसी का यूज़ करेंगे, लेकिन किसी किसी स्टैंडर्ड बुक में इसका भी यूज़ किया होता है, तो दोनों बात मुझे याद रखनी है, ठीक है। नाउ यहाँ हम लोग लिखते हैं जनरल, हम लोग इसे पढ़ते हैं नंबर ऑफ ए है ना, नंबर ऑफ ए, लेकिन नंबर ऑफ ए का मतलब ऐसा नहीं कि नंबर ऑफ ए है, ए का नंबर, ठीक है, नंबर ऑफ ए का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। ओके, तो नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ बात करें तो 1 2 3 4 5 मेरे पास 5 हो गया, ख़त्म बात है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट था। ओके, सेकेंड मैं एक एग्जांपल और देता हूँ आपके सामने। बी इज इक्वल टू, मेरे पास एक सेट है 1 या है ना x x x x x x, चलिए इसमें हमारे पास क्या नंबर ऑफ बी क्या है, फटाक से बोलो, कोई तो बोल रहे होंगे ना। मेरे पास 2 ऑप्शन है 1 2 3 4 5 6,
6 या नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 1, क्या हो सकता है? चलिए, जो लोग इसमें हैं वो गलत है और जो लोग इसमें ये सही है, ठीक है। क्योंकि इसे मैं फाइनली मैंने कल बताया था, इसके बारे में चर्च किया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट, शायद इसीलिए मैंने 1 घंटे का लेक्चर कल दिया था इसी टॉपिक पे, इसी के चलते कि सेट में कोई कन्फ्यूज़न ही ना हो। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ x, चूँकि यहाँ पर सिर्फ एक ही सेट है, एक ही एलिमेंट है, वो है x, दूसरा एलिमेंट मिल कहाँ रहा है हम? अगर x डैश भी होता तो दूसरा एलिमेंट मान लेते हम, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो इस बात पे एकदम गौर करना है। तो यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ बी भी 1 ही हुआ, ठीक है। एक टाइप का और एग्जांपल लेते हैं ना, यहीं पे यहाँ जगह स्पेस है, देखते हैं यहाँ पे C इज इक्वल टू, अगर मैंने एक सेट ले लिया x y z x p q, इस तरीके से मैंने लिख दिया। देखो यहाँ गलती से जो है सो 2 जगह लिखा गया ये x। तो इसमें अगर नंबर ऑफ C की बात की जाए तो हम लोग किसको है ना एक ही काउंट करेंगे, 2x के बदले एक ही काउंट करना है, क्योंकि एलिमेंट तो x ही है ना, वो तो बढ़ा घटा नहीं, तो हमें एक ही वॉच करना है। तो ये इंपॉर्टेंट माइंड आप है ना, मतलब नोट आपके लिए होगा। ये मैंने कल डिटेल किया है, इसीलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा डिटेल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बस याद रखना है कि सेट को लिखने के लिए 2 तरीका हमारे जो भी तरीके हमारे पास हैं, उन तरीक़ों में से जब भी हम लोग सेट को है ना एक्सप्रेस करते हैं, तो उस एक्सप्रेसिंग के दौरान 2 बातों का ध्यान रखना होता है। पहला बात ये कि अगर हम किसी सेट के एलिमेंट्स को कंटिन्यू रिपीट कर रहे हैं ना, मतलब उसको दोहरा रहे हैं, तो उससे अंतर नहीं पड़ता है। एलिमेंट्स देखना है कि कितने एलिमेंट्स हैं, अलग अलग फेस होने चाहिए सबके। तो देखो, तो x फेस यहाँ भी, x फेस यहाँ भी है, तो दोनों के बदले एक ही काउंट करना है हमको। तो ये दोनों के बदले 1 और 2 3 4 5, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, सॉरी फॉर दैट, ये सिंबल लिख सकते हैं कि x y z p और q, चूँकि 2x के बाद हमने एक ही x लिख दिया। फाइनली ये मेरा रिजल्ट फाइनली है। कल इसका मैंने पूरे डिटेल से किया था, ठीक है। तो खैर यहाँ तक उतारिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे ज़्यादा है ना फाइनाइट और इनफाइनाइट ज़्यादा मज़ेदार इसमें उसी का टॉपिक है, लेकिन यही ना होता है थोड़ा सा लेवल जब हम लोग अपना बढ़ाते हैं ना IIT लेवल तक का जब करते हैं, तो यही होता है कि एक एक पॉइंट है ना, वो पॉइंट आगे है ना धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है मेरा, और वही पॉइंट जा कर के एक एक चीज़ आपका अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो अगर मैंने ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया तो कुछ वीडियोस के बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं उस लेवल का भी, जहाँ से आप लोग IIT लेवल तक का भी जो सोच सकते हो, उस लेवल कुछ वीडियोस मैं अपलोड करूँगा, ठीक है। अभी सिर्फ वहाँ तक लेके चलना है ताकि आपसे NCERT बुक है ना ईज़िली सॉल्व हो जाए, RS अग्रवाल सॉल्व हो जाए, KC सिन्हा सॉल्व हो जाए और RD शर्मा सॉल्व हो जाए। सिलेबस तक का बुक, KC सिन्हा RD शर्मा की बुक है ना IIT लेवल तक कभी आती है, मैं उसकी बात अभी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। नॉर्मल लेवल का बुक आप लोग जो आती है मोटी मोटी किताबें, वो आप लोग 11-12 तक का आराम से बना सकते हो, ओके। ये सिंपल लेक्चर है, तो यहाँ तक उतारिए आप लोग। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अब कुछ सिंबल के बारे में, है ना। चलिए, सम सिंबल्स। वायर मेरा डिसमिस होता है। कुछ सिंबल्स का यूज़ करना है। सिंबल्स में से एक सिंबल मेरे पास ये है जिसे हम लोग इम्प्लाइज दैट पढ़ते हैं। इसका यूज जैसे जैसे ज़रूरत आएगा हम कराते जाएंगे, ठीक है। बस अभी याद रखना है, ठीक है। इम्प्लाई दैट है ना, हम लोग किसी चीज़ को दिखाते हैं कि जैसे है ना, मान लिया जाए ये ट्रायंगल मेरे पास है ना, कोई ट्रायंगल ABC है ना, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इम्प्लाइज दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल है ना PQR। इस तरीके से कहीं हम लोग यूज़ करते हैं कि वो उसी के द्वारा लेके चलता है। यह है ना, हम लोग जब इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो 1 इम्प्लाइज दैट, इस तरीके लिखते हैं कि 1 इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट, और उसको डिटेल कर दो उसके बारे में, है ना। तो इम्प्लाइज दैट सिंबल का यूज़ हम लोग पहले कर चुके हैं। खैर जैसे जैसे आएगा हम लोग डिटेल से करेंगे, ठीक है। तो अभी उस पर हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। मेरा वायर बहुत लंबा है भाई, वायर से हम परेशान हैं। 1 मिनट जस्ट।
गिव मी सम टाइम यार। चलिए ओके। अच्छा हाँ, ये इम्प्लाइज दैट है ना। इम्प्लाइज दैट के बाद दूसरा सिंबल मेरे पास है वो ये है। बस जिसका ज़रूरत होगा हम उसी को लिख रहे हैं, ठीक है। सेट थ्योरी में ये मेरे पास है, इसको हम लोग शॉर्टकट में IFF लिखते हैं। और ये जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है इफ़ एंड ओनली इफ़, यानी इफ़ एंड ओनली इफ़ के बदले हम IFF भी लिख सकते हैं। और इसको सिंबॉलिक फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, इम्प्लाइज दैट का ये सिंबल और ये हमारा वर्ड हो गया। ये इस तरीके से ना कन्वेंट करेगा। ये हमारा ना इधर का वर्ड है सारा, और इस चीज़ को शॉर्टकट में IFF लिखते हैं। इफ़ एंड ओनली, इफ़ को शॉर्टकट में IFF और इसको सिंबॉलिक फॉर्म में इस तरीके से दिखाता है, ठीक। कहीं कहीं इसको हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, वो चैप्टर मेरा अलग होगा, है ना। वो चैप्टर ही मेरा एकदम अलग होगा, वो हम लोग कल 11th में ही पढ़ेंगे। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि इसका यूज़ हम कहाँ करें, है ना। ये इस चैप्टर का यूज़ कहाँ करें। इसके बाद एक वर्ड होगा इस तरीके से ना, जिसे हम लोग ए का अपोजिट हम लोग फॉर ऑल के लिए यूज़ करते हैं, फॉर ऑल। बस यहीं तक हमको याद रखना है, ठीक है। बस ये 3 सिंबल यूज़ करेंगे, ओके। तो कम ऑन नेक्स्ट पॉइंट उतारिए यहाँ तक आप लोग। स्क्रीनशॉट लेते चलिए, फटाफट आगे बढ़ते चलिए, है ना। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, ओके। सेट्स, तो इक्विवेलेंट सेट को एकदम है ना अलग तरीके से हम लोग डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो इक्विवेलेंट सेट में हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे कि 2 सेट्स, बस यहीं पर अभी तुरंत पता चलेगा इफ़ एंड ओनली इफ का यूज़ कहाँ करना है, ठीक है। 2 सेट्स A and B are called इक्विवेलेंट। देखो आ गया ना, इफ़ एंड ओनली इफ़, यानी अगर ये होगा तब वो होगा, जब तक ये नहीं होगा तब तक वो नहीं होगा। याद करो क्लास 10th का ट्रायंगल चैप्टर, ट्रायंगल चैप्टर में है ना एक वर्ड था मेरे पास कि 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर, याद है। इफ़ एंड ओनली इफ़, कंडीशन नंबर फर्स्ट, कंडीशन नंबर फर्स्ट, देयर corresponding angles are equal, and condition number 2, their corresponding sides are in same proportion। तो वहीं पर वर्ड मेरा था इफ एंड ओनली इफ, बिकॉज दिस साइन इज नॉट यूज देयर। कारण था मेरे पास, हम लोग उस टाइम में इसके बारे में नहीं पढ़े थे, आज हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इफ़ एंड ओनली इफ़ लंबा सा सेंटेंस लिखने के बदले एक शॉर्ट है ना उसका एब्रिविएट वर्ड लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो 2 सेट्स ए एंड बी आर कॉल्ड इक्विवेलेंट इफ़ एंड ओनली इफ़। क्या होगा कंडीशन वो देखो, है ना। बस कुछ नहीं, सिंपल सा, नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी, बस ख़त्म। नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी, मतलब कि जितने एलिमेंट हमारे पास सेट ए में है उतना ही एलिमेंट अगर सेट बी में हो जाए तब वो दोनों क्या हो जाएगा हमारे पास, इक्विवेलेंट सेट्स हो जाएंगे। एग्जांपल हम लेते हैं, अगर मैं ले लूँ ए इज इक्वल टू कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो, अगर हम ले लें एक्स वाई जेड, है ना। अगर हम ले लें बी इज इक्वल टू 2 4 6, है ना। क्या सीक्वेंस से देख ही रहे तुम लोग, यहाँ से देख रहा हूँ मैं, क्या लिखो तो ज़रा नंबर ऑफ ए। इसके बाद हम लोग ये भी लिख सकते हैं ना, लेकिन हम लोग ज़्यादा यूज इसी का करते हैं, बस याद रखना इस चीज़ को। ए इज इक्वल टू कितना 3, नंबर ऑफ ए का मतलब क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, मैंने बताया पीछे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए 1 2 3। अब यहाँ लिखते हैं हम लोग नंबर ऑफ बी, मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज इक्वल टू 3 हो जाएगा मेरे पास। और यहाँ पर मैं क्या पा रहा हूँ, हेयर नंबर ऑफ ए
इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी इम्प्लाइज दैट, यहीं पर हम यूज़ करेंगे है ना, इम्प्लाइज दैट, ये इम्प्लाइज दैट नहीं है ना, डैट इफ़ एंड ओनली इफ़ लिखेंगे, ठीक है, चूँकि इधर है तो उधर, उधर तो इधर है, यानी अगर सेट हमारे पास इक्विवेलेंट है तो नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी होगा ही, और अगर नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी है तो वो सेट हमारे पास इक्विवेलेंट होंगे ही, यानी दोनों तरफ से कंडीशन वेरीफाई जहाँ करे वहाँ भी हम लोग इस सिंबल का यूज़ करते हैं, इफ़ एंड ओनली इफ का सिंबल। फिर से एक बार सुन लीजिए, मैंने इसलिए वहाँ पर डिटेल नहीं किया था क्योंकि वहाँ पर वो बात समझ में नहीं आती है ना, हो सकता कि ना वो मतलब कि चला जाता, बट यहाँ पर इस सिंबल का हम लोग एक तो यहाँ यूज़ कर लिए इस तरीके से, सिंबल मैंने यहाँ नहीं दिया, यहाँ सिंबल यहाँ ना, वो उसका एब्रिविएशन यूज़ करना है, लेकिन यहाँ पर मैंने यूज़ किया जहाँ हमको वहाँ यूज़ करना है इफ़ एंड ओनली इफ का सिंबल का, कि जिसके लेफ़्ट साइड वाले, ठीक है, लेफ़्ट साइड वाले जो पार्ट हैं, जो भी उसका अपना कैलकुलेशन होगा राइट साइड वाले पार्ट के बराबर होगा, मतलब ये है तो वो है, वो है तो ये है, यानी दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट, उस कंडीशन में हम इस सिंबल का यूज़ करते हैं। नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी इन इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट्स, मतलब कि ए और बी अगर इक्विवेलेंट सेट है तो नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी होगा, या अपोजिटिव बोलो नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी है तब ए और बी जो है दोनों इक्विवेलेंट सेट होंगे। दोनों बात हमें याद रखनी है। बात समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि कहाँ पर हमको इस सिंबल का यूज़ करना है। आगे बहुत सारा पॉइंट आएगा, ठीक है। चलिए तो इसको हम लोग उतारते हैं, उतारिए जल्दी से। अच्छा एक एग्जांपल और देते हैं ना, एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल हम देते हैं कि अगर a इज इक्वल टू मैंने दे दिया 1 2 1 2 1 2 और b इज इक्वल टू मैंने दे दिया एक्स वाई, ठीक है। अब बोला जाए कि नंबर ऑफ ए, मतलब कि बस बताना है कि ए और बी जो है सो इक्विवेलेंट सेट है या नहीं है। दो ऑप्शन है, या तो सही या तो गलत। तो जो लोग गलत में हैं देख कर कि सर यहाँ 2 2 4 2 6 एलिमेंट्स है, इसमें जो है सो 2 ही एलिमेंट है, तो वो गलत है ना। है क्यों? चूँकि यहाँ भी 2 एलिमेंट है, चूँकि हम लोग इसे लिख सकते हैं क्या 1 और 2, चूँकि मैंने ये बात पिछले भी बताया और कल के वीडियो में मैंने डिटेल किया था। ओके, चूँकि यहाँ पर एक ही सेट का रिपीटेशन हो रहा है, एक ही एलिमेंट्स का, मतलब एक ही सेट के एलिमेंट्स का 1 2 1 2 1 2, तो हमें 1 2 लेके चलना है, 1 2 का फेस लेके चलना है। तो 2 बार आया है, तो 2 यहाँ भी, और यहाँ भी हमारे पास कितना है एक्स वाई तो है ही। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू कितना 2, और यहाँ भी लिख सकता हूँ नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू कितना 2, तो 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी, ख़त्म बात है। बस ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्विवेलेंट सेट है, लिख लो पर नीचे है ना, दैट्स इट फॉर इक्विवेलेंट सेट। जल्दी से आप लोग इसको ना उतारिए एकदम फटाक से। इसके बाद हम लोग ना नेक्स्ट आते हैं, इक्विवेलेंट के बाद इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स एकदम खूब आराम से लिखना है डेफिनेशन, ठीक है। और डेफिनेशन को कोशिश करो कि हम एक ही फॉर्म में हमेशा एक ही फॉर्मेट में लेकर काम, ठीक है। उससे होगा कि आपका अपना कॉन्सेप्ट बना रहेगा, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। तो इक्वल सेट्स में हम लोग अगर स्टार्ट करें, यस वीडियो इज कंटिन्यू। टू सेट्स A and B are called equal sets। वही वर्ड फिर से, if and only if, अगर ये होगा तो वो होगा, वो होगा तो ये होगा। क्या क्या कंडीशन है भाई? कह रहा है कि x, मैं यहाँ लिखता हूँ, थोड़ा बदलता हूँ ना, तब मैं लिखूँगा if and only if every element of
बार बार सेट लिखना है, ए लिखना है ना, ए का मतलब सेट है, पीछे हम लोग लिखे हैं कि किसी सेट को हम लोग कैपिटल से डिनोट करते हैं। तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज द मेंबर ऑफ सेट बी एंड every element of set B is the member of set A। मतलब कि जो एलिमेंट सेट A में है वही एलिमेंट अगर हमारे सेट B में हो जाए, एकदम डिट्टो हू बहू, फेस टू फेस मिले, नंबर टू नंबर मिले, जितने नंबर इसमें है, अगर 2 नंबर इसमें है मतलब कि कार्डिनल नंबर, तो 2 उसमें भी, इसके अलावा जो फेस यहाँ है वही फेस वहाँ होना चाहिए। मैंने इक्विवेलेंट में क्या देखा कि यहाँ पर अगर 1 2 3 है, वहाँ पे जो एक्स वाई जेड है, तो दोनों में नंबर ऑफ सेट्स मिलने चाहिए, सॉरी नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिलने चाहिए। तो दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास सेम थे, देन दे आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट्स। बट हियर इक्वल सेट्स मतलब कि एकदम फेस टू फेस, एकदम हू बहू डिट्टो वही होना चाहिए। लेते हैं हम लोग, जैसा कि हम लोग है ना क्लास 10th में पढ़े हैं, इक्वल ट्रायंगल, ये सॉरी इक्विवेलेंट, इक्विलेटरल, सॉरी सिमिलर ट्रायंगल और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में ना, उसी टाइप का है डिफरेंस। ये हमारे पास एकदम सिमिलर होना चाहिए, सॉरी कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, ठीक है, डिट्टो। और इक्विवेलेंट क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए, ठीक है, सिमिलर, नंबर ऑफ यहाँ नंबर ऑफ वहाँ, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा नहीं, एकदम डिट्टो हर चीज़ मिलना चाहिए। तो लेते हैं एक एग्जांपल के तौर पर, मैंने लिया a इज इक्वल टू 1 2 3, मैंने लिया b इज इक्वल टू 2 3 1। देखो तो एकदम सेट मिल रहा है, एलिमेंट पूरा 1 2 3 2 3 1, कोई प्रॉब्लम? मैंने पूरा होल सोल हमारे पास ले लिए, यहाँ पर लिख दो। अच्छा यहाँ पर एक बात और है ना, हम नोट में लिखेंगे नीचे। अब यहाँ पर हमने क्या देखा कि यहाँ पर एक तो जो इसका इमेज है वही इसका इमेज है, चूँकि यहाँ लिख दिया कि इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज़ द मेंबर ऑफ सेट बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज़ द मेंबर ऑफ सेट ए। देखो तो 1 2 3 1 2 3 है मेंबर, एकदम पूरा डिटो। तो ए एंड बी हेयर डायरेक्ट लिखो, ए एंड बी आर इक्वल सेट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब यहाँ पर 2 बात याद रखनी, ठीक है, नोट के तौर पर लिख लो इस चीज़ को, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन ये सब है। मैं डायरेक्ट लिखता हूँ कि x बिलोंग्स टू a implies that x belongs to b and x belongs to a। अब b है ना, b implies that x belongs to a if and only if a and b are इक्वल सेट्स। दिख रहा है लास्ट में? हाँ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट लाइन आपके लिए है ना। बस मैंने बताया था इस सिंबल का हम लोग वही करते हैं जहाँ दोनों है ना, इधर है तो इधर है, उधर है तो इधर है। ये पूरा एक साथ हमारा हो गया और ये पूरा एक साथ हो गया। तो कह रहा है हमारे पास कि ए एंड बी आर इक्वल सेट्स कब होंगे? जब x बिलोंग्स टू ए, x का मतलब कुछ किसी को लो, 1 2 3 किसी को लो, मतलब नहीं है ना, कोई एक मेंबर। तो कोई मेंबर देखो तो अगर किसी एक को उठाओ तो एक यहाँ है, 2 यहाँ उठाओ 2 है, 3 यहाँ उठाओ 3 है, यानी टोटल इमेज मिलना चाहिए। तो ये दोनों उससे जाहिर हो गई। अब कह रहा है x बिलोंग्स टू बी, फिर x बिलोंग्स टू ए, मतलब कि क्लियरली दोनों से लिखने से हो गया कि इसका नंबर भी मिलना चाहिए। ये सिंबॉलिक फॉर्म में हो गया किसका डेफिनेशन? इक्वल सेट्स का डेफिनेशन। यहाँ पर लिख सकते हैं कि 2 सेट्स a एंड b आर कॉल्ड इक्वल सेट्स इफ एंड ओनली इफ। ये बात लिख दो, x बिलोंग्स टू a implies that x belongs to b and x belongs to a implies that x belongs to a। ये भी डेफिनेशन है। तो ये आप लोग लिख सकते हो अपने तरीके, अपने फ़ायदे के लिए। जो जितना स्टैंडर्ड है उसके स्टैंडर्ड के लेवल का मैंने पढ़ा दिया है। जो अपना स्टैंडर्ड जितना बढ़ा लो, आई हैव नो प्रॉब्लम, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कितना स्टैंडर्ड में।
आपको अपना स्टैंडर्ड लेवल पता करना है कि आपका कितना स्टैंडर्ड लेवल है, ठीक है। तो जो डिफिनेशन इंपॉर्टेंट लगे आपको, याद तो इसको भी रखना है, लेकिन डायरेक्ट आप इसको हटा करके ये भी लिख सकते हैं कि टू सेट्स ए एंड बी आर कॉल्ड इक्वल सेट्स इफ एंड ओनली इफ x बिलोंग्स टू implies दैट x बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू b implies दैट x बिलोंग्स टू a। स्टॉप, खत्म, वही डिफिनेशन एंड। इतना लंबा लंबा बात लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ओके। अब यहाँ पर एक नोट लिखते हैं, ठीक है, ऊपर इरेज करते हैं, नोट लिखते हैं ऊपर में, चूँकि हम लोग लिखेंगे थोड़ा सा। नोट, नोट क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट हमारे पास होगा ये। जरा वॉच करो कि अगर मेरे पास यहाँ कोई सी सेट होता, ठीक है, कोई सी सेट होता और वो होता एक्स वाई जेड, है ना। तो यहाँ पर हमने, अब मैं इसे इरेज करता हूँ ना, ये बात नोट को, है ना। ये नोट नंबर 1 था मेरे पास, कह सकते हो ये नोट नंबर 2 हो गया। ये जो मैंने यहाँ बात लिखा कि ए और बी जो मेरा है वो इक्वल सेट है, लेकिन अगर हम बी एंड सी की बात करें और ए एंड सी की बात करें तो देखो, तो ए एंड सी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो इक्वल है, और जिस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हो तब वो कौन सा सेट कहलाते हैं, इक्विवेलेंट सेट्स। मैंने अभी तुरंत पढ़ा है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट सेट्स। ये भी हो जाएगा इक्विवेलेंट सेट्स। क्या इक्वल सेट के साथ साथ मेरा ये इक्विवेलेंट नहीं है? इक्विवेलेंट सेट हमेशा नहीं होगा, हमेशा होगा। मतलब जो इक्वल है वो इक्विवेलेंट भी होगा, लेकिन जो इक्विवेलेंट है वो इक्वल नहीं हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। तो यहाँ से हम एक लाइन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि एवरी इक्वल सेट इज एन equivalent set, but every वैलेंट सेट में और में हो भी सकता है ना। जैसे कि यहाँ पर हम ई नहीं लेते हैं, डायरेक्ट इक्विवेलेंट लेते हैं, तो इक्विवेलेंट तो इक्वल भी तो था, है ना। एवरी इक्विवेलेंट सेट में और में नॉट बी इक्वल सेट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखा हुआ है, आपको ये लाइन रट जाना है, ठीक है। ओके, तो ये था मेरा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इस लेक्चर का। अब एकदम छोटा छोटा बच्चा वाला है, यहाँ तक उतारते हैं हम लोग, ठीक है, जल्दी से एकदम। ओके, तो कंटिन्यू हो, है ना, यहाँ तक हो गया सबका। अब आगे हम लोग आते हैं बेटा नल सेट। नल अलग है NULL। नल सेट या इसी को हम लोग वॉइड या एम्प्टी सेट भी जानते हैं ना। वॉइड सेट सिंपल सा डेफिनेशन है, और सेट हैविंग नो एलिमेंट, बस सिंपल सा। a set having no element called empty set, है ना। ये बड़ा ही इंटरेस्टेड है, ठीक है, कि जब किसी सेट में कोई एलिमेंट है ही नहीं तो वो सेट कैसे है। तो इसको इस चीज़ से गौर करो, किसी क्लास में अगर बच्चे नहीं तो वो कमरा नहीं है। बस यही से इसको गौर करना है। किसी क्लास में अगर बच्चे नहीं तो वो क्या, वो क्लास नहीं है एम्प्टी क्लास है। क्लास में कोई बच्चे नहीं, कोई एलिमेंट नहीं है, वहीं से इसको गौर करना है, ठीक है। तो सेट हैविंग नो एलिमेंट कॉल्ड एम्प्टी सेट, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर लिखें। अच्छा, दो बात इसमें इम्पॉर्टेंट है कि इट इज़
डेनोटेड बाई फाई एक सिंबल है, ठीक है, याद रखना इसको, फाई पढ़ते हैं, फाई 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 है ना, फाई फाई एफ फाई फाई एफ से फाई है ना, फाई हाई नहीं पढ़ना है, फाई पढ़ना, फाई, इट इज डिनोटेड बाई फाई, रट लो इसको, ठीक है। और इसका जो रोस्टर फॉर्म होता है फाई, यानी फाई का जो रोस्टर फॉर्म होता है, तो वही करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ से लाके ऐसे नीचे कर देना है, वो होता है इस तरीके से। बीच में क्लास खाली छोड़ दो, है ना, क्लास एम्प्टी है, कोई सदस्य ही नहीं है, होता है ना एक्स वाई जेड बीच में नहीं है, ख़त्म बात है, क्लास एम्प्टी है। एग्जाम्पल के तौर पर अब एग्जाम्पल हम क्या दे सकते हैं, एकदम सिंपल सा, सोचो ज़रा, लिख दिया हमारे पास एक्स सच दैट एक्स या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -2। बताओ ज़रा, सोचो कि क्या, और यहाँ पर एक बात और लिख दिया, फॉर ऑल नेचुरल नंबर। याद है मैंने बताया था ए का मतलब, ए इन्वर्स का मतलब फॉर ऑल होता है। यहाँ पर हो गया नेचुरल नंबर का सारा मेंबर ले लो, है ना, एक्स के लिए नेचुरल नंबर का सारा मेंबर ले लो। तो क्या कोई ऐसा नेचुरल नंबर है जिसका स्क्वायर नेगेटिव हो जाए? कोई ऐसा, सिंपल सा सोचो ज़रा, पॉसिबल नहीं है। तो एक एक पॉइंट पर हमें ध्यान देना होगा, ठीक है, ये कहाँ पे क्या लिखा है, नहीं लिखा है, हर एक चीज़ पे गौर करना होगा। तो यहाँ से हमने क्या लिख दिया कि देयर इज़ नो एलिमेंट, लिखना होगा अगर लिख सकते हो, ठीक है, देयर इज़ नो एलिमेंट ऑफ विच, देयर इज़ नो एलिमेंट लिखो या नंबर लिखो, है ना, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर ऑफ विच a square is negative, of which a square is negative। so मेरे पास जो ये सेट ए है, मानो ये सेट ए था मेरे पास, so a इज इक्वल टू 5, कोई है ही नहीं, कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो लिखो 5। या इसी चीज़ को हम लोग इस तरीके से रोस्टर फॉर्म में, ये हो गया मेरा सेट बिल्डर फॉर्म, ये हो जाएगा रोस्टर फॉर्म, बस एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट, यही होगा हमारे पास। एग्जाम्पल 2 है ना, 2-3 एग्जाम्पल हम लेके समझते हैं। अगर दूसरा एग्जाम्पल मेरे पास दे दे, एक्स सच दैट एक्स, एकदम सिंपल सा एग्जाम्पल देते हैं, बिलोंग्स टू एन, और जहाँ जो मेरा एन है बोल रहा है कि 5 से बड़ा और 6 से छोटा। अब सोचो ज़रा, एकदम सिंबॉलिक फॉर्म, मैंने बोला था कि सेट बिल्डर फॉर्म इतना आसान नहीं रट लेना, सेट बिल्डर फॉर्म का एक कॉन्सेप्ट माइंड में फिट होना चाहिए आपका, और उसके लिए एक एक चीज़ को स्टडी करना होगा, छोटा छोटा बात को पढ़ना होगा कि कहाँ पर कैसे हम लोग लिखते हैं, समझते हैं सारा पॉइंट। तो यहाँ पर लिख दिया क्या कि x बिलोंग्स टू n, यानी हमारा जो x है वो नेचुरल नंबर का मेंबर है, और जहाँ वो जो नेचुरल नंबर है वो 5 और 6 से, 5 से बड़ा 6 से छोटा। तो सोचो ज़रा, 5 और 6 के बीच में क्या कोई नेचुरल नंबर है जो कि खुद नेचुरल नंबर है? क्या कोई 5 से 6 के बीच में कोई नंबर है जो खुद नेचुरल नंबर है? जैसे यहाँ 5 है मेरे पास, यहाँ पर 6 है, इसके बीच में 5.1 है, तो क्या ये नेचुरल नंबर है? 5.2, 5.3, 5.9 तक है, क्या वो सब में से कोई भी नेचुरल नंबर है? नहीं है। जब नहीं है तो पॉसिबल है कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं, हाँ, अगर यहाँ 7 लिखता तब एक एलिमेंट हो जाता मेरे पास, वो हो जाता 5 से 7 के बीच में 6 होता है, तब यहाँ पर हम लिख देते 6 एक एलिमेंट है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा नहीं है, तो यहाँ पर सिर्फ लिखा क्या है, यहाँ पर सिर्फ 6 लिखा है, और इसके बीच में कोई एलिमेंट ही नहीं होता है। तो आप लोग यहाँ पर फिर से लिखो क्या कि देयर इज़ नो एलिमेंट या देयर इज़ नो नंबर। हमेशा नहीं लिखना है, बस समझाने के लिए हम लिख रहे हैं बात, बार बार लिखने की ज़रूरत को आपको नहीं है। नहीं दिख रहा है तो आप लोग लिख लो अपने कॉपी पे, देयर इज़ नो एलिमेंट और नंबर
विच एग्जिस्ट्स बिटवीन कौन कौन सा 5 and 6। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा मेरा, है ना। यानी इसी चीज़ को हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ना, आपके लिए होने वाला है। तो ये था मेरा, है ना। और अगर हम एक एग्जांपल और देना चाहें तो कोई गुनाह हम नहीं करेंगे आप लोगों के लिए। देखते हैं कि एग्जांपल और लेते हैं इसी में से। बस ये दोनों उतार लीजिए, ठीक है। इसी में एक चेंजिंग करते हैं। इतना उतारने के बाद एकदम स्क्रीनशॉट लिए तुरंत तीसरा एग्जांपल लेके चलते हैं। ये दूसरा एग्जांपल था, तीसरे एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं क्या, बस छोटा सा चेंजिंग लाएंगे हम। यहाँ पे सिर्फ हम कर देते हैं 4 ऑल सी का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, याद रखना, ठीक है। सी फॉर लिख रहा है, यस, बस याद रखना है। सी फॉर, मैंने शायद कल लिखाया होगा ना, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो इधर रियल नंबर, ये रियल नंबर, इधर इमेजिनरी नंबर का ना मिश्रण होता है, दोनों का कंबाइन होता है, कंबाइन फॉर्म होता है। तो रियल और इमेजिनरी कुछ भी ले लो, कोई अंतर नहीं पड़ता है, तो उसी कॉम्प्लेक्स नंबर है। रियल और इमेजिनरी नंबर मेरे पास क्या है, विच स्क्वायर रूट इज निगेटिव इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर, विच स्क्वायर इज नॉट निगेटिव इज कॉल्ड रियल नंबर। विच स्क्वायर इज नॉट निगेटिव, जिसका स्क्वायर निगेटिव ना हो तो वो रियल नंबर, और जिसका स्क्वायर निगेटिव हो जाए वो इमेजिनरी नंबर। खैर इसका डिटेल हम लोग कभी करेंगे डिटेल से, ठीक है। फिलहाल हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं। तो अब कह रहा है मेरे पास कि कॉम्प्लेक्स नंबर का होल सोल डिटेल देना है। याद रखना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए सही है, क्योंकि मैंने अभी तुरंत बताया कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो 2 पार्ट में बटा हुआ है, एक रियल एक इमेजिनरी। कहीं लिखो आप लोग तुरंत। रियल नंबर क्या होता है कि विच स्क्वायर इज, कोई नंबर मेरे पास है, अगर हम -2 का स्क्वायर करें तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर करो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। विच स्क्वायर इज पॉजिटिव, जिसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव मिले, साइन पे ध्यान नहीं देना है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि विच स्क्वायर इज नेगेटिव, अगर हम बात करें वही, है ना, अगर हम √2 का स्क्वायर करें फिर भी 2 ही होगा, ये भी मेरे पास रियल नंबर है। लेकिन अगर हम बात करें कि -√2 का स्क्वायर, तब ये क्या दे देगा हमको, ये दे देगा -2 दे देगा। रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, है ना, रूट से ये 1/2 -2 बच जाएगा। तो देखो तो यहाँ पर स्क्वायर भी निगेटिव हो गया। तो ये जो फॉर्मेट हमारा है -√2 जो नंबर मेरा है ना, रूट में जो 2 नंबर था, यही हमारा इमेजिनरी नंबर है। इसका हम लोग एक्सप्लेन आगे करेंगे जा करके, है ना। रूट में माइनस हो, -2 हो, -3 हो, -4 कुछ भी हो जाए, वो इमेजिनरी नंबर होता है। और इमेजिनरी नंबर का डेफिनेशन क्या है कि विच स्क्वायर इज निगेटिव इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। सिंपल डेफिनेशन। तो क्या यहाँ पर स्क्वायर निगेटिव आ रहा है, तो हाँ आ रहा है। जब आ रहा है तो सीधी सी बात है कि मेरा यहाँ पर देखो तो ये चीज़ वेरीफाई कर जाता है। कब, जब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तब। नेचुरल नंबर था तो वेरीफाई नहीं किया था, रियल नंबर भी बोल दे तो वेरीफाई नहीं करेगा, इमेजिनरी नंबर बोल दे तब वेरीफाई करेगा, या डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर बोल दे तो कॉम्प्लेक्स में कुछ भी हो सकता है ना, तो हम ले सकते हैं। और तब यहाँ पर ये बात हम नहीं लिख सकते हैं। तब क्या बोलेंगे, यहाँ पर कुछ ऐसा संभव है, लिखेंगे देयर इज एनी एलिमेंट एनी ऑफ विच स्क्वायर इज निगेटिव, कुछ है ऐसा, ठीक है। आगे कंडीशन देगा तो हम उस पर वॉच करेंगे, लेकिन ये कंडीशन को याद रखना कि क्या वहाँ पे कंडीशन दे के रखा है मेरे पास। तो ये था सारा डिटेल नल सेट और, है ना, वॉइड और एम्प्टी सेट के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट एकदम छोटा छोटा 2-3 और है, वो एकदम बहुत छोटा है। चलिए इसके बाद लेके चलते हैं। कहीं आप लोग अपना नोट बना लो, किसका, ये कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, ठीक है। क्लास 9 और 10 में सब पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा डिटेल दे करके नंबर सिस्टम के बारे में।
कि इसको क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, हालांकि मैंने कुछ कुछ कल लिख दिया था, फिर भी जो बचा कुछ है आप लोग लिख लोगे, क्योंकि पढ़ना आपको मुझे नहीं है ना। नेक्स्ट है मेरे पास 6 नंबर में सिंगलटन सेट। बस सिंपल सा ना, द सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट, ख़त्म बात है ना, जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो, कुछ भी ले लो है ना। मैंने अभी तुरंत बताया था, अगर एक सेट दिए हुए हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू n, और जहाँ पर मेरा जो ये है वो 5 से ग्रेटर, n जो है और 7 से स्मॉल है ना, इसके 5 और 7 के बीच में कौन सा नंबर आता है मेरे पास, 6 आता है, ठीक है। ये मेरे पास सिंगलटन सेट हो गया। तो इतना लंबा बात के बदले मैंने ये लिखा है, तो पॉइंट तो ये माइंड में रखना है ना आपको कि क्या दिए हुए है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। चलिए आगे लिखते हैं। अगर इसी में जो है ना ऐसा देता, ये तो मैंने 6 लिख दिया, ठीक है, मैंने यहाँ 6 लिख दिया, लेकिन अगर बोलता यहीं पर x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, यह है ना छोटा सा लो ये लिख दिया, ये मतलब कि रैशनल नंबर, और तब बोल दे कि 5 रैशनल नंबर और ये 7, तब ये होता? पॉसिबल नहीं है। 5 से 7 के बीच में सिर्फ 6 ही रैशनल नंबर नहीं है, 5.1 है, 5.11 है, 5.13 है, कुछ भी, एनीथिंग इनफाइनाइट हो सकता है। तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। ये किसका एग्जाम्पल है? एकदम सेकंड वाला इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है, रट लो इस चीज़ को, है ना। ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट का। तो इस तरीके से क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है, इसीलिए सेट बिल्डर फॉर्म को एकदम अपना एकदम है ना कवच बना लो, क्योंकि सेट बिल्डर फॉर्म ऐसा ऐसा खतरनाक अपना रूप लेकर के आ जाएगा कि तुम्हारा रूप बिगाड़ के रख देगा। इस पॉइंट को ज़रा दिमाग में बात डालो, ठीक है, कि सेट बिल्डर फॉर्म ऐसा ऐसा अपना फॉर्मेट लेकर के आता है, ऐसा ऐसा अपना रूप लेकर के आता है कि सामने वाले का रूप बिगाड़ के रख देता है, चेहरा बिगाड़ के रखता है ना, चेहरे पे पानी पानी आ जाता है। तो एक एक पॉइंट पे ध्यान रखना कि वो किसका एग्जाम्पल है ना। ये देखो तो जरा, है ना, x बिलोंग्स टू x, है ना, वो जो रैशनल नंबर का मेंबर है, और हमारा जो रैशनल मेंबर है वो 5 से 7 के बीच में। यहाँ 6 भी लिखता ना तो कोई अंतर नहीं पड़ता हमको, क्योंकि 5 से 6 के बीच में भी इनफाइनाइट रैशनल नंबर है। हम जानते हैं कि देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स। दिस टॉपिक वुड बी स्टडी इन क्लास 9th, अगर पढ़े हो तब, नहीं पढ़े हो तो है ना कोई बात नहीं है। तो ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। तो खैर ये अपना सब छोटा छोटा बात है, भले छोटी छोटी मगर बहुत ही मोटी बातें हैं, इसको याद रखना अपना। चलिए सिंगलटन सेट के बाद हम लोग आगे आते हैं। उसके बाद है हमारे पास पेयर सेट्स। पेयर सेट्स ये भी है ना पेयर में होगा। द सेट हैविंग 2 एलिमेंट्स, है ना, हमेशा इसमें 2 एलिमेंट्स होगा, ठीक है। जैसे अगर हम एक सेट की बात करें, बस 1 2 है ना, इस तरीके से कुछ भी हो जाए, है ना, सेट बिल्डर फॉर्म में हो सकता है। ए इज इक्वल टू क्या दे सकते हैं हम, सोचो ज़रा, x सच दैट x बिलोंग्स टू होल नंबर, और जहाँ जो मेरा है कुछ भी ले लो ना भाई, 6 इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू होल नंबर, और यहाँ मैंने 7 लिख दिया, नहीं 6, और चलिए मैंने ये लिख दिया और ये लिख दिया। चलिए तो देखो तो ज़रा, तो इसके बीच में है ना कह रहा है कि है ना x जो मेरा है वो होल नंबर का मेंबर है, इसके बाद जो वो जो होल नंबर है वो 6 से बड़ा या बराबर और 7 से बड़ा या बराबर। तो इसके बीच में 6 और 7 है कि नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट, घुमा के रख देगा ये कंडीशन, ठीक है। तो ये पेयर सेट है। लेकिन अगर वही हम बोल दे सी नंबर में, ध्यान देना ज़रा, x सच दैट x बिलोंग्स टू w, और 6 बोल दे यहाँ और w बोल दे यहाँ, और बोल दे अब है 6 और 7 के बीच में कोई होल नंबर है नहीं है, तो ये किसका एग्जाम्पल, किसका, अभी तुरंत पढ़े, कौन सा, पीछे जाओ, एम्प्टी सेट, ओके। वही यहाँ खाली बदल दे, क्या ध्यान देना, डी नंबर में x सच दैट x बिलोंग्स टू, है ना, ये रैशनल नंबर, क्यों मतलब रैशनल नंबर, ठीक है,
6 से बड़ा या 6, रैशनल नंबर 7। ये कौन सा एग्जाम्पल है, किसका? कुछ भी वही क्यों ना रह जाए ना, ये पूरा इस तरीके से लो कह दिया सारा चीज़, फिर भी ये किसका? चूँकि जब ये इसी में हमारे पास इनफाइनाइट रैशनल नंबर मिल रहा है 6 से 7 के बीच में, तो यहाँ 6 और 7 मिला के सब मिला के ले लिया तो और इनफाइनाइट हो जाएगा ना, ये इनफाइनाइट हो जाए हमारे पास। इनफाइनाइट सेट बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन मिलेगा जहाँ जहाँ जाओगे, लेकिन हमको इस पर वॉच करना है, इस पर वॉच करना है, एक एक कंडीशन पे वॉच करना है कि क्या कंडीशन मेरे पास दिए हुए हैं। ये था। उसके बाद अब हम लेके चलते हैं, एक और लास्ट है मेरे पास, एकदम लास्ट वन इज दैट सेट ऑफ सेट्स। सेट ऑफ सेट ये सिंपल सा है, बस इसमें कुछ खास नहीं है। अ सेट हैविंग इज द मेंबर ऑफ अ सेट, है ना। अ सेट हैविंग द मेंबर ऑफ अ सेट, यानी सेट जो है हमारा किसी सेट का भी मेंबर है ना, यानी कि कह सकते हैं कि एक तरीके से अगर चाहो तो और डिफाइन कर सकते हो कि अ सेट हैविंग इट्स एलिमेंट एज सेल्फ अ सेट, है ना, कॉल्ड कर लोगे अपना सेट ऑफ सेट। मतलब कि एक सेट ऐसा है, हैविंग अ सेट हैविंग द मेंबर ऑफ अ सेट, मतलब खुद किसी सेट का एक मेंबर हो, या यहाँ क्लियर है कि अ सेट हैविंग इट्स एलिमेंट्स, मतलब उसका जो सारा एलिमेंट है वो खुद एक सेट हो। एग्जाम्पल के तौर पर ये काम देगा आगे बहुत चल करके ना, अगर कोई सेट इस तरीके से है और यहाँ पर लिख दिया 1 2, इसके अंदर लिख दिया, है ना, फिर लिख दिया 5 6 इस तरीके से, है ना, खुद कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया, ये हो गया हमारे पास क्या, सेट ऑफ सेट हो गई। एक तो ये सेट है, ये सेट है, इस सेट का ये सेट है, ये सेट है, इस सेट का ये सेट हमारे पास है, यानी कह सकते हैं कि 1 2 इज द सेट ऑफ सेट ए, है ना। 1 2 के बदले 5 6 तो 5 6 इज द सेट ऑफ सेट ए। अगर b इज इक्वल टू ऐसे लिख दिया जाए 1 2 3 4 बंद कर दे और तब बोले तो यहाँ पर नहीं है, हाँ सिर्फ ये बस, है ना, यहाँ लिखेंगे, यानी ये हमारा जो है सो सेट ऑफ सेट का एग्जांपल है। लेकिन अगर 3 4 की बात करें तो 3 4 है सेट ऑफ सेट, ये कह सकते हैं, लिख दें शॉर्टकट में सेट ऑफ सेट SOS, है ना। लेकिन अगर बोल दे 1, क्या 1 है मेरे पास? नहीं है। क्या सेट ऑफ सेट नहीं है, चूँकि 1 हमारे पास सेल्फ सेट नहीं है। अगर इसी के साथ लगा दें इस तरीके से और 2 को छोड़ दें तो 1 है, अब 2 नहीं है, मतलब कि उस सेट सिंबल के अंदर भी एक कर्ली ब्रैकेट हो जाए तब उस सेट ऑफ सेट हो जाएगा, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो ये मेरे पास लास्ट टॉपिक था आज का, ये सारा मैंने डिटेल किया, और आप लोग जा कर के जो है सो, है ना, ये होल सोल टॉपिक को माइंड में बेटा क्लियर रखो। और एक बात याद रखना कि थोड़ा सा पॉइंट को है ना एकदम अच्छे तरीके से डील करो, ठीक है, क्योंकि जब तक एक एक पॉइंट पे विचार नहीं करोगे, उस पर थिंक नहीं करोगे, पढ़ाई संभव नहीं है। तो हम लोग यहीं लास्ट करते हैं आज का एंड सेशन, और कल हम लोगों का टॉपिक चलेगा जो कि थोड़ा सा आप लोग एक्सरसाइज वगैरह बनाओ जा करके, है ना। कल हो सकता है जो है सो मैं क्लास 12th का लेक्चर इम्प्लीमेंट करूँ। खैर आप लोग बनाओ, जैसा होगा मेरा मूड मेरे ऊपर डिपेंड है, बट आप लोग है ना जाकर एक्सरसाइज जरूर बनाओ, ठीक है। 2 एक्सरसाइज मैंने एंड कर चुका है, दोनों एक्सरसाइज जाकर बनाइए आप लोग, कंटिन्यूस पढ़ो, मज़ा आएगा, ठीक है। ऐसे पढ़ा मज़ा नहीं है, ठीक है। हर एक चीज़ में जो ना कंटिन्यूटी होना चाहिए। तो हम लोग एंड करते हैं, है ना, सेशन। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो, एंड प्लीज़ देयर इज़ वन मोर रिक्वेस्ट कि, है ना, आप लोग जो है सो इसे देखने के बाद अगर बेटा अच्छा लगे मेरा वीडियो
है ना, तो लाइक करो, है ना, वरना लाइक करो मैं एक्सेप्ट करूँगा। और बट लाइक करने के बाद है ना शेयर करना ज़रूर, है ना, मतलब शेयर ज़रूर करें। और सब्सक्राइबर तो जो सो बन ही चुके हो, मैं उम्मीद करता हूँ ऐसा। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो।